हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी ज्योग्राफी की चल रही है। तो ये हम लोग जो मैगजीन यहाँ पे फॉलो करते हैं ये जीएस स्कोर की मैगजीन है, जिसमें कि एक साल की जितनी भी ज्योग्राफी के लेसन है, टॉपिक्स होती है, वो इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डे 23, और डे 23 में हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ गुइनिया, टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी टॉपिक है यहाँ पे, जिससे कि काफ़ी कुछ आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेस्ट ऑफ दी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग अलग से पीटी 365 ज्योग्राफी की देख सकते हो। बाकी सारी पीटी 365 थोड़ी सी हाइड करनी पड़ी है, लेकिन आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से वहाँ पे आपको जो है सारी वीडियोस मिल जाएगी, अभी भी अवेलेबल है वहाँ पे, और टाइम टू टाइम मैं पिन करते रहती हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे भी सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो वहीं से आप लोग देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके। बाकी यहाँ पे आप लोग की जो है अलग फॉर्मेट में मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, यानी कि अभी भी आपकी मॉर्निंग में जो है साइंस एंड टेक की लेसन आई थी, तो वो मैं सोर्सेज तो पीटी 365 रीजन की है, बट वो पीपीटी फॉर्मेट में, तो सब सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग गल्फ ऑफ गुइनिया के साथ। तो यहाँ पे रिसेंटली पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, फिर हम लोग मैप में भी इसकी लोकेशन देख लेंगे। रिसेंटली 9 चाइनीज़ और 8 यूक्रेनियन जो सीमेन थे वो यहाँ पे एबडक्ट हुए हैं, और 2 मर्चेंट वेजल्स जो यहाँ पे इस समय आ रही थी यहाँ पे गल्फ ऑफ गुइनिया में, और इसको यहाँ पे कैमरूनियन वाटर्स में अटैक किया गया था। तो ये जो अटैक है ये आपका धौला के पोर्ट के ही अगल बगल, यहाँ पे आपका इसी के अगल बगल हुआ था। तो ये आपका जो रीजन आ जाता है ये गल्फ ऑफ गुइनिया में आती है। तो यहाँ पे अटैक हुई है, यहाँ पे जो भी आपके मर्चेंट वेसल्स है, तो उसमें ये बात की जा रही है। अब गल्फ ऑफ गुइनिया के बारे में देख लेते हैं। गल्फ ऑफ गुइनिया जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो भी ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन की। जो इंटरसेक्शन है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन की, वो इसी गल्फ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पे आकर मिलती है इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जो यहाँ पे लैटिट्यूड है आपकी 0 डिग्री की, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री की, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो ये दोनों आके जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग गल्फ ऑफ गुइनिया कहते हैं। बहुत सारे रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे कि गल्फ ऑफ गुइनिया में ड्रेन करती है, जैसे कि नाइजर रिवर हो गई, वोल्टा रिवर हो गई। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखनी है। आइए पहले मैप में लोकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग फर्दर यहाँ पे जो भी हुई है केसेस उसको देखेंगे। तो ये रही आपकी गल्फ ऑफ गुइनिया, और ये है पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे आपकी ये गल्फ ऑफ गुइनिया है। यहाँ पे कुछ कुछ कंट्रीज़ आपको सराउंड होते हुए दिखेगी, ये अटलांटिक ओशन है। एंड ये है आपकी धौला, धौला पोर्ट से कहा जा रहा था। तो यहाँ पे धौला पोर्ट के ही अगल बगल जो है आपका ये अटैक हुई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कंट्री आप लोग देख सकते हो, अंगोला है, कॉन्गो है, गैबॉन है, साथ ही यहाँ पे आपकी मिडिल ईस्ट की है, और नाइजीरिया है, ये आपकी घाना है। सारी कंट्रीज़ आप लोग देख सकते हो, हल्का फुल्का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और ये आपकी जो है यहाँ पे धौला है, धौला का भी आप लोग को यहाँ पे जो रीजन है वो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। पोर्ट हारकोट है यहाँ पे, पोर्ट जेंटल है। तो ये सारी भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपका बेसिक नहीं पूछा जाता। बेसिक आप लोग से यही पूछा जाएगी, इसकी लोकेशन पूछी जाएगी, और आप लोग को अभी बताया गया है कि ये जो आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और 0 डिग्री जो आपकी इक्वेटर है वो यहाँ पे आकर मीट करती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ गुइनिया आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि एक अफ्रीकन ही ऐसी कॉन्टिनेंट है जिससे कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस होती है, इक्वेटर भी क्रॉस होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस होती है। तो ये अगेन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखते हैं एक्चुअली हुई क्या है। पायरेसी है, गल्फ ऑफ गुइनिया में बहुत ज़्यादा चोर होते हैं। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आप लोग तो मूवी देखे ही होंगे, नहीं देखिए तो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को आइडिया हो जाएगा ना कि कैसे समुद्री जहाज़ों में जो है समुद्री चोर होते हैं, जिसको हम लोग पायरेट्स कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी मूवी थी, और उसकी जो सीरीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो पायरेसी जो गल्फ ऑफ गुइनिया में है वो यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रही है, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में हम लोग देखें। साथ ही साथ वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो कि यहाँ पे इस तरीके के इशूज़ को देख रही है, और आज के डेट में ये ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है। पायरेट्स हम लोग जो है इंडियन ओशन वाले रीजन में भी देखे थे, अभी हम लोग देख रहे हैं अटलांटिक ओशन में, और यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा थ्रेट पहुँचा रही है। पायरेट्स जो है ऑफन ये हमारी हेवली जो आर्म्ड क्रिमिनल इंटरप्राइजेज है उसी की पार्ट होती है, जो कि एक वायलेंट मेथड अपनाते हैं किसी भी तरीके से ऑयल कार्गो को चोरी करने के लिए। यानी कि जो ऑयल वाली जो शिप्स होती है ना, जैसे कि तेल जो है आपका आना जाना होता है, तो मेनली वो लोग जो है ना तेल को गलत तरीके से चोरी करते हैं। बिकॉज आप लोग को पता है कि तेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, और तेल की जो चोरी की जाती है वो जस्ट बिकॉज क्योंकि इससे जो है आप लोग समझ ही सकते हो जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है उसको यहाँ पे चोरी किया जाता है। तो ऑयल वेसल्स को, ऑयल कार्गो को यहाँ पे जो है चोरी करने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो है जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे गल्फ ऑफ गुइनिया को
डिस्क्राइब करी है कि ये मोस्ट डेंजरस एरिया हो चुकी है वर्ल्ड में, वो भी शिपिंग के लिए। यानी कि यहाँ पे जो आपकी शिप्स वगैरह आना जाना जो करती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है, तो ये अब मोस्ट डेंजरस एरिया हो चुका है। साथ ही कुछ एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो 73% जो सारे सी किडनैपिंग है और 92% जो कि होस्टेज टेकिंग यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें यहीं पे होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि किडनैपिंग वगैरह जो है वो यहाँ 73% तक है और होस्टेज टेकिंग जो है वो यहाँ पे 92% तक है। तो ये दोनों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो। होस्टेज टेकिंग का मतलब क्या होता है? होस्टेज टेकिंग मतलब होती है और 92% ये ऐसा काम हो रहा है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई भी ऑयल कार्गो अगर पास होती है इस वाले रीजन से, तो कोई भी जो यहाँ पे आपके मान लीजिए कि कोई भी अगर इंसान है, तो वो दूसरे इंसान को जो है यहाँ पे ऑर्डर देते हैं कि वो इस तरीके की जो आपकी ऑयल वेजल से यहाँ पे पार हो रही है, तो उसको यहाँ पे चोरी करनी है, पायरेट करनी है, साथ ही साथ यहाँ पे जितने लोग हैं उनको मारना है। तो किसी और के द्वारा किए गए काम को अगर वो फोर्सफुली यहाँ पे जो है फोर्सफुली यानी कि प्रेशर के साथ साथ और अच्छे से अगर वो काम करते हैं, तो ये होस्ट टेकिंग वाला भी काम होता है। तो 73% किडनैपिंग भी होती है और 92% तक जो है लोग यहाँ पे चोरी वगैरह भी करवाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब कॉजेज़ देखते हैं, कारण क्या है इस तरीके का, यानी कि कुछ तो स्पेशल कारण होगा ना, तभी ना यही गल्फ ऑफ गुइनिया में ही इतने सारे लोग जो है और इतने सारे समुद्री चोर जो है वो टाक बिठाए बैठे हैं। तो सबसे पहली बात है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और वाइड स्प्रेड पोवर्टी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गरीबी वहीं पे है और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी वहीं पे है। तो ये सब को जो है आज की डेट में, और अब तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, क्योंकि अब तक जो है कुछ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा कहा जा रहा था कि रोज़गार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है बेरोज़गार है। लेकिन अब क्या है कि सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। लेकिन गल्फ ऑफ गुइनिया की बात करें तो इस रीजन में अगर हम लोग देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा रेशियो है, यानी कि लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है और पोवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे वजह से जो है ना, लोग मजबूर होते हैं गलत काम करने के लिए। लोग गलत काम तभी करते हैं जब उनके हाथ में पैसे नहीं होते, जब उनके हाथ में अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर अपॉर्चुनिटी हो तो कोई भी कहीं से भी जो है अपना जुगाड़ कर लेंगे, अपने लाइवलीहुड को चला लेंगे। लेकिन गलत काम में वही लोग फंसते हैं। टेररिस्ट कौन बनते हैं? जिनके पास कोई भी तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, उनको जो है बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और बस पैसे के लालच में जो है ना, अच्छे अच्छे घर के भी जो मेंबर्स होते हैं वो इस तरीके के टेररिस्ट बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। रीज़न यही है कि लोगों के पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब वो यहाँ पे ऑयल को ही चोरी करके वो बेचते हैं, तो जिससे कि उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा आ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही सेवियर पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। आपको पता है कि ये दूसरी रीज़न है जो कि इस तरीके की पायरेसी आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ केसेस में तो डायरेक्टली ये देखा जा रहा है कि पायरेसी एक्टिविटीज़ जो है ना अपने आप ही कराई जा रही है, यानी कि होस्टिंग टेकिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे होस्टेज टेकिंग नहीं हो रहा है, लोग जो है अपने आप ही पायरेसी करा रहे हैं। तो कुछ केसेस में ऐसे भी देखने को मिला है। पर्टिकुलर अगर रेलिवेंस आप देखोगे तो जो यहाँ पे आपकी नाइजर डेल्टा में जो मूवमेंट है ना, उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है जो कि नाइजीरिया के साउथ में है। और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पब्लिकली ये स्टेट करी है कि ऐसा जो इस ऑयल की चोरी और जो स्मगल हो रही है, ये एक तरीके का रीएप्रोप्रिएशन है, यानी कि वेल्थ बनाने का तरीका है, धन बनाने का तरीका है और एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, यानी कि लोग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी करते हैं। कुछ अनदर अगर मेजर और रेलिवेंट कंट्रोवर्सी आप देखोगे, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कैमरून और नाइजर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये दोनों कंट्री जो है इस डिस्प्यूट में है, यानी कि अपने सॉवरेनिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट में रहते हैं बक्काशी पेनिसुला को लेकर, जो कि एक तरीके का कारण है जिसमें कि कॉपरेशन की कमी है ये भी गवर्नमेंट को लेकर, और ये पुअर कंट्रोल देखने को मिलता है इलीगल एक्टिविटीज़ में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है इलीगल जितनी भी गलत तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है उसको यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये दो कंट्री आपस में ही भिड़ी हुई है जस्ट बिकॉज बक्कासी पेनिनसुला का उनको सॉवरेनिटी चाहिए। दोनों कंट्री कहती है कि यहाँ पे कैमरून कहती है कि बक्काशी पेनिनसुला की सॉवरेनिटी उनके ऊपर है और नाइजीरिया कहती है कि उनके ऊपर है। आइए ये एरिया भी मैप में देख लेते हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे ये कैमरून है। ओके, एक सेकेंड, ये कैमरून है और ये आपकी नाइजर है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे है बक्काशी पेनिसुला। अब ये बक्काशी पेनिसुला कहने का मतलब है कि एक ऐसा रीजन जो कि तीनों साइड से पानी से घिरी हो। तो ये पेनिसुला के ऊपर जो है ये दोनों कंट्री के बीच में है और ये आपका आ कहाँ रहा है, तो गल्फ ऑफ गुइनिया में ही आ रही है। तो इस रीजन में जो है कैमरून कहते हैं कि ये इनकी रीजन है और नाइजर कहते हैं, नाइजीरिया कहती है कि ये इनकी रीजन है। तो ये दोनों कंट्री जो है ना आपस में भिड़ी रहती है। तो इसी की वजह से जो है यहाँ पे आपका ये बक्काशी पेनिसुला में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, अब यहीं पे आप लोग देख सकते हो कि ये नाइजर रिवर है इस तरीके से, ठीक है। ये नाइजर रिवर भी आपकी गल्फ ऑफ गुइनिया में आके ही ड्रेन होती है। तो ये भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये रीज़न है और इसी की वजह से जो है गल्फ ऑफ गुइनिया में इतना ज़्यादा पायरेसी हो रही है। तो ये दोनों कंट्री तो अपने अपने रीजन अपने अपने कारण से ही यहाँ पे लड़ रही है। तो वो लोग क्या यहाँ पे देख पाएगी कि कितने तरीके का इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो उसको यहाँ पे जो है टैकल नहीं किया जा रहा है। ओके,
उसके बाद है आपकी करप्शन। करप्शन भी दूसरी मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो कि स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि नाइजीरिया के केस में। और अटेंशंस जो है ना यहाँ पे देखा गया है, और इसको हम लोग पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस भी कहते हैं, जो कि अटैक भी करवाते हैं अपने जो भी ऑयल कंपनी से, उनके ऊपर अटैक भी कराते हैं, जैसे कि नाइजर डेल्टा है। इस रीजन में भी आप लोग देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रोटेक्शंस भी लेते हैं। तो एक करप्शन भी है, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी है यहाँ पे जो कि वो इस तरीके का अटैक भी करवाते हैं, और उनको वो इस तरीके का अटैक करवा के जो है कॉपरेट भी नहीं करते हैं। तो ऐसी भी बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि करप्शन वही ज़्यादा रहती है जहाँ पे आपकी जो है क्या ही बोलूँ, डर्टी पॉलिटिक्स अगर एग्जिस्ट करी है तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पूरी रीज़न है। आई थिंक कि आप लोगों को गल्फ ऑफ गिनिया के बारे में काफ़ी कुछ आज पता चल गया होगा। अब आइए नेक्स्ट, ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज। इसके बारे में भी आप लोग को आज पता चलने वाला है। इसके बारे में बात क्या है कि इंडिया प्लान कर रही है $4 बिलियन टेस्ला स्केल बैटरी स्टोरेज प्लांट, कि वो यहाँ पे एक्सपर्टाइट करेगी इंडिया की बैटरी स्टोरेज रिवोल्यूशन को। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी बनाने के अब ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। क्यों ध्यान रख रहे हैं, क्यों हम लोग यहाँ बैटरी की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रही है और बैटरी की जो मैन्युफैक्चर है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण है फेमा एक स्कीम है जिसमें ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करना है, तो इसके लिए हम लोग को बैटरी से चलेगी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब बैटरी से चलेगी तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए भी हमारे पास टाइम टू टाइम जगह पे प्लेस टू प्लेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जिससे कि अगर हम लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर अगर बैटरी से चला रहे हैं और कहीं डिस्चार्ज होने वाली है, तो हम लोग जो है कहीं पर भी उस तरीके का अगर बैटरी रिचार्ज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो हम लोग उसको रिचार्ज भी कर सकें, रिचार्ज या चार्ज कर सके, है ना। तो इसलिए हम लोग बैटरी को बनाने में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो बैटरी वगैरह बनती नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे कंट्री से बहुत ह्यूज नंबर पे इंपोर्ट करते हैं। जितनी भी आपके अभी जो सेलफोन में है या फिर आप लोग देख लो लैपी वगैरह में, तो सारी बैटरीज जो है ना हम लोग बाहर वाले कंट्री से ही मंगवाते हैं, बहुत कम हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती है। लेकिन इतने में अगर हम लोग बाहर से ही सारी चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे, तो फिर हमारे यहाँ की जो हमारा एक एम है कि 2030 तक जो है 30% तक हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है रोड पर दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो फिर ये कैसे होगा। हम लोग अपने कंट्री में इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तभी ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी रीजनेबल रेट की होगी, सस्ती होगी, जिसको हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और इसके कारण जो है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोग अपने कंट्री में इस पर फोकस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। इंडिया तो ये प्लान कर रही है कि एटलीस्ट 4 टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी बैटरीज़ को, और इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है $4 बिलियन का, जिसमें कि हम लोग जो है स्विच कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करने का एक और रीज़न है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए जो है इस तरीके की योजना पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। योजना तो नहीं थी, फेमा हम लोग ऐप ही कहें, ऐप बोल रहे स्कीम ही कहेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जा रहा था। तो अब तो ऐसे भी पॉल्यूशन खत्म हो गई है, और ये पॉल्यूशन खत्म जो है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं ला करके, ये कोरोना वायरस के कारण जो है ऑलरेडी खत्म हो गई है। साथ ही साथ जो हमारी फॉरेन ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो पाएगी। आप लोग देख रहे हो कि फॉरेन ऑयल जो हम लोग सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक से जो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, तो आज के डेट में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। सऊदी अरेबिया के एक ऑयल फैक्ट्री में जो है ड्रोन अटैक हो गया। ईरान का आप लोग को पता है कि यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगा रही है कि वो जो है ऑयल ना खरीदे। साथ ही हमें भी बोला जा रहा है कि हम लोग ऑयल उससे ना खरीदें। यूएस ईरान को बोला जा रहा है कि वो ऑयल ना बेचें। साथ ही बच गई इराक, उसमें आप लोग को पता है कि कितने जगह पे जो है हमेशा अटैक होते रहती है। तो ये 3 कंट्री ऐसी है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग, टॉप मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग है, और हम लोग भी जो है टॉप मोस्ट इन तीनों कंट्री से ही ऑयल सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं। बट ये वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग एरिया भी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपने यहाँ जो है ऑयल सिक्योरिटी भी लेकर आए, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स भी बनाई जा रही है। हालांकि ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन हमारी जो मेन कारण है, क्योंकि हमारी यहाँ पे, अब मैं दूसरे एंगल पे इकोनॉमिक में घुसने लगूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, अब मुद्दा खड़ा कर ली हूँ तो बताती हूँ। हम लोग यहाँ पे जो है ऑयल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो आप लोग देखते हो ना कैड, जिसको कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट, इट मीन्स कि हम लोग की जो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो यहाँ पे फंडा है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। और इसके कारण हम लोग की जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग को फॉरेन ऑयल को जो इंपोर्ट है ना उसको कहीं ना कहीं से कम करना है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगे तो लोगों को पेट्रोल और डीजल की भी कम ज़रूरत होगी, तो हम लोग को कम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना होगा। तो ये 2 फंड है जिसके कारण जो है हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बैटरीज़ की। अब नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत होगा 6 सच गीगावाट स्केल फैसिलिटीज़ की, वो भी 2025 तक, और 12 की ज़रूरत होगी
2030 तक। बट अब तक यहाँ पे जो है ना कोई भी एक्सपोर्ट मार्केट पोटेंशियल का इंक्लूड नहीं किया गया है कि हम लोग जो है इस तरीके के बैटरी को मैन्युफैक्चर भी करेंगे और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी करेंगे। मैन्युफैक्चर करने का यहाँ पे आपका पॉलिसी रखा गया है, लेकिन उसको कितने हद तक हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इसके बारे में बात नहीं किया गया है। ऑन द बेसिस अगर हम लोग यहाँ पे डिमांड क्रिएशन साइड से अगर देखें तो प्लान में जो इन्वॉल्व है वो है कि टैक्स क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा रिटेल लेवल पे और स्टेट लेवल ग्रांट पे, जिससे कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो यूजेस है उसको प्रमोट कर सके। यानी कि दुकान वगैरह को और स्टेट लेवल पे यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रांट देने से क्या होता है कि लोग जो है ना उस चीज़ को इस्तेमाल करने में ज़्यादा सक्षम समझते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आप लोग उस चीज़ को यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझते हैं एज़ कंपैरिजन टू अदर्स जिसमें आपकी पॉकेट ज़्यादा ढीली हो रही है। तो यूनियन बजट की बात करें जो कि 2020 की थी, तो यहाँ पे एक टैक्स ब्रेक अनाउंस किया गया था कि हम लोग मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे, वो भी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के लिए, जैसे लिथियम स्टोरेज बैटरीज होगी, सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। तो इसके लिए हम लोग एक अच्छा खासा जो है टैक्स ब्रेक करेंगे। तो ये भी हमारे बजट में कहा गया था। अब इंडिया की फोकस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। आप लोग को पता है कि हम लोग जो है इंडिया टॉप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स है ग्लोबली, और हमारे यहाँ की कैपेसिटी है कि अबाउट 80 गीगावाट है। और साथ ही साथ हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को रन भी कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्लान है कि 175 गीगावाट को 2022 तक अचीव करना है और 500 गीगावाट को 2030 तक अचीव करना है। और ये हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट का भी पार्ट है। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है हम लोग, और इंपोर्ट जो है हम लोग 80% से ज़्यादा ऑयल रिक्वायरमेंट जो भी ज़रूरत है उसकी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और अराउंड 18% जो है वो नेचुरल गैस को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये डेटा को भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। करेंटली आप लोग देखोगे तो कोई भी हमारे यहाँ की जो है अपनी कोई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया में, और ऑलमोस्ट सारे जो इलेक्ट्रिक लिथियम आयरन बैटरीज है ना हम लोग इंपोर्ट कराते हैं चाइना से। और हमारे और चाइना की जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पे 53% का है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि कितना ह्यूज हमारी डेफिसिट चल रही है। यानी कि हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं चाइना से भर भर के, लेकिन हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अपकमिंग जो 4 टेस्ला इंस्पायर्ड जो गीगा फैक्ट्रीज है इंडिया में, वो यहाँ पे जो है ना कुछ जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, चाहे वो पॉल्यूशन की हो, चाहे हमारी इंपोर्ट की हो, चाहे हमारी करेंट अकाउंट डेफिसिट की हो, चाहे ट्रेड डेफिसिट की हो, ये सारी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं डाउन करेगी। तो ये तो बात रही इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। अब देखते हैं कि इस प्लान से हमें फ़ायदा क्या होगा। डिमांड साइड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि फैक्ट्रीज जो यहाँ पे सेटअप की जाएगी वो इंडिया की एनर्जी की जो ज़रूरत है ना उसको सिक्योर कर पाएगी, और ये कहा गया है नीति आयोग के द्वारा। इसका एम है कि क्या टेस्ला यहाँ पे कर सकती है वो गीगावाट फैक्ट्री जो कि यहाँ पे यूएसए की नेवाड़ा में है। तो यूएसए की नेवाड़ा में जो टेस्ला फैक्ट्री है वो हमारे यहाँ भी उस तरीके का काम कर सकती है। कंज्यूमर नीड्स के हिसाब से देखें तो ये प्लान का एम है कि यहाँ पे जो भी कंज्यूमर की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की जो यहाँ पे नीड्स है, ज़रूरत है, उसको फुलफिल करेगी। इलेक्ट्रिक गिड्स की जो यहाँ पे ज़रूरत है उसको फुलफिल करेगी। सेल्फ सफिशिएंट की बात करें तो इस स्टेप से क्या होगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन ऑयल के ऊपर वो कम होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये प्लान जो है ना हमें इंडिया को अनेबल करेगी कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करें, जैसे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करें। इन्वायरमेंट की बात करें तो इसका एम है कि क्लीन एनर्जी टारगेट को अचीव करेंगे हम लोग इससे, और इरेगुलर जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्लीन एनर्जी सोर्सेज से, जैसे कि सोलर और विंड से, तो इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो हर एक फील्ड में आप लोग को यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा इस प्लान के थ्रू। अब सपोर्ट देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस प्लान को कितना सपोर्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करी है मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे कि कंसेशनल फाइनेंसिंग ऑप्शंस दिया जा रहा है। 3% जो फॉरेन एक्सचेंज हेज है ना ओवरसीज लोन लेने का, और फिक्स्ड किया गया है 3% इंटरेस्ट सबवेंशंस, वो भी लोन में दिया जाएगा और वो ये भी जो दिया जाएगा वो इंडियन रुपीज़ में दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात क्या है कि 3% आपकी फॉरेन एक्सचेंज हेज है, यानी कि जो बाहर से अगर हम लोग एक्सटर्नल बोरोविंग करते हैं, बाहर की कंपनी से जो हम लोग लोन लेते हैं, तो उसका यहाँ पे 3% जो है एक्सचेंज हेज है। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज करके जो है हम लोग इस लोन को जो है ना किसी तरीके से जो है चुकता कर पाएंगे। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। मान लीजिए कि पूरे प्रोजेक्ट का जितना यहाँ पे लोन लिया जा रहा है उसका 3% जो है ना गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी। तो ये दो तरीके का यहाँ पे, और गवर्नमेंट जो पे करेगी वो इंडियन रुपी में ही पे करेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं होगा जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे निकल कर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक रिडक्शन है, यानी कि जो मैट है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, इसको भी ऑफर्ड किया जाएगा। और दूसरी यहाँ पे सपोर्ट है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव्स है, तो ये सारी सपोर्ट भी यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि जो टैक्स वगैरह जो लिया जाता है वो अगर जितना आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो उसी के बेसिस में यहाँ पे आपका टैक्स इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक ऑफर भी है कि आउटपुट लिंक्ड सब्सिडी भी दी जाएगी, वो भी किलोवाट पर आवर में, और जितने भी आपके सेल्स अगर बेचे जाएंगे तो, यानी कि आपकी आउटपुट कितनी है उसी हिसाब से आपको सब्सिडी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।
ग्लोबल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो यूएसए जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो भी $2.4 बिलियन ऑफ ग्रांट, वो भी बैटरी मैन्युफैक्चर के लिए, जितना यहाँ पे अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट के थ्रू हो रही है। साथ ही यहाँ पे आपका $1.5 बिलियन तक भी इंक्लूड है, वो भी यहाँ पे ग्रांट के रूप में दिया जाता है, जितना भी यूएस में डोमेस्टिक बैटरी सप्लाई चेन होती है। साथ ही साथ कुछ और स्टेट्स है जैसे कि साउथ कैलिफोर्निया है, जॉर्जिया है, मिचिगांग है, वो भी यहाँ पे टैक्स ब्रेक करती है अगर उनके यहाँ पे जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। यानी कि यहाँ पे टैक्स ब्रेक करने का मतलब है कि इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है। यूरोप की बात करें तो वो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं। यूरोपियन यूनियन बैटरी अलायंस प्लानिंग है, जिसके थ्रू जो ओपनिंग है, यानी कि जो प्रोडक्शन साइट्स की ओपनिंग है फ्रांस एंड जर्मनी में, उसका यहाँ पे मेन गोल है। साथ ही साथ कंसेशनल फाइनेंस यहाँ पे फंड के साथ दिया जाता है, यूरोपियन फंड फॉर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में, और ये यहाँ पे सेटअप किया गया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, जो कि इस तरीके की जो गीगा स्केल फैक्ट्रीज है ना, उसको सेटअप किया जाता है और उसको जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ से इस बैंक में फंड भी मिलता है। तो ये सारी ग्लोबल परफॉर्मेंस है, यानी कि इस तरीके के बैटरी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ को जो है हर कंट्री अपने तरीके से बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, तभी इस तरीके का बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री वगैरह जो है वो आपका निकल कर आता है। तो हमारी कंट्री भी कम नहीं कर रही है, हमारी कंट्री भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्लान लेकर आई है और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे का ध्यान रखा जा रहा है। इट मीन्स कि जितना भी यहाँ पे बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट लगाने की बात की जा रही है, जो फैक्ट्रीज लगाने की बात की जा रही है, उसके लिए बहुत अच्छे से प्लान है कि नहीं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर्स अंडर हाई स्ट्रेस, यानी कि हमारे यहाँ के जो टाइगर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो देखते हैं कि किस किस जगह के टाइगर की बातें की जा रही है और मेनली यहाँ पे फंडा क्या है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि हैदराबाद बेस्ट सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उनकी स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि जो बांधवगढ़, कान्हा और जो सरिस्का के टाइगर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और ये क्यों है? टूरिज्म के कारण, और प्रॉबेबली वो यहाँ पे उनके रिप्रोडक्शंस के कारण उनके रिप्रोडक्शंस को भी अफेक्ट कर रही है। तो जितने भी टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं तो उनके कारण अब हमारे जो टाइगर्स हैं वो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और उनकी रिप्रोडक्शंस भी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। तो काफ़ी बड़ी बात है, देख लेते हैं और भी क्या इस स्टडी के द्वारा हाईलाइट किया गया। तो सबसे पहले इस स्टडी से जो रिजल्ट निकला है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को कंजर्व करना है। और ये स्टडी जो है ये कंपैरिजन कर रही है कि कुछ सैंपल जो कि यहाँ पे आपका सेम टाइगर से जो है दूसरे लोकेशन में लिया गया है, और कुछ सैंपल जो सेम टाइगर का जो है आपका सरिस्का और जो कान्हा नेशनल पार्क से लिया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरी जगह के जो टाइगर्स है ना वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं है जितना इन तीनों जगह के टाइगर्स हैं, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, आप लोग को पता है कि टाइगर रिजर्व्स भी हैं, और यहाँ पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं ये सारे टाइगर्स को देखने के लिए। तो जो स्ट्रेस लेवल है टाइगर का वो यहाँ पे 8 to 9 मंथ है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म का पीरियड्स बहुत ज़्यादा हाई होता है 8 to 9 मंथ तक, और इस समय जो है ना आप लोग देखोगे कि फीमेल्स जो है वो यहाँ पे मोर स्ट्रेस में चले जाती है। तो ऐसा बताया जा रहा है जो फीमेल टाइगर्स हैं। साथ ही यहाँ पे स्टडी भी ये दिखा रही कि जो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल है वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स से ही डिपेंड करता है, क्योंकि इस सारे टाइगर्स रिजर्व्स में बहुत सारे व्हीकल्स भी इंटर होते हैं, और उनके कारण जो है टाइगर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिकमेंड भी किया गया है इस स्टडी के द्वारा कि कुछ जो यहाँ पे व्हीकुलर जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस है, यानी कि लोगों के द्वारा होने वाला जो डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे जितने टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। अब ये स्टडी किस चीज़ पे फोकस करी है ये देखते हैं। ये स्टडी एग्जामिन करी है रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस है और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेवल टाइगर पॉपुलेशन के ऊपर दिख रहा है प्रोटेक्टेड एरिया में, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको यहाँ पे एग्जामिन की जा रही है। जो रिसर्च टीम है वो यहाँ पे टोटल 341 FGCM यानी कि एक आपका ये सैंपल है इसको कलेक्ट करी है। एक स्ट्रेस मार्कर है टाइगर के ऊपर, और सैंपल है जो कि बांधवगढ़ और कान्हा रिजर्व से लिया गया है जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और जब ऑफ पीक सीज़न होता है। तो यहाँ पे देखा जाता है बहुत सारे डेटाज है, जैसे कि लोग यहाँ पे घूमने वगैरह आते हैं तो उनके कारण किस तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, लोगों के व्हीकल्स के कारण किस तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। तो ये दोनों जगह पे आपका जो है एक ऑफ पीक सीज़न, यानी कि जब यहाँ पे आपका टूरिस्ट लोग कम आते हैं तो उस समय क्या स्ट्रेस लेवल होता है, और जब टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं तो उस समय टाइगर्स के ऊपर क्या स्ट्रेस लेवल होता है, इसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है। अब करंट स्टेटस देखते हैं हमारे यहाँ के टाइगर्स का। तो अगर हम लोग काउंट करें बिग कैट की, यानी कि टाइगर्स को हम लोग बिग कैट भी कहते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2006 में जो है 1411 टाइगर्स थी, जो कि 2010 में 1700 हो गई, और 2014 में यहाँ पे 2226 हो गई है। अराउंड अगर हम लोग 97% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन देखें तो वो लास्ट 100 ईयर्स में है, और अगर लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो सिर्फ यहाँ पे 3890 टाइगर्स जो है अब पूरे वर्ल्ड में है, जिसमें कि 2226 टाइगर्स जो है इंडिया में है। यानी कि इंडिया में आप लोग को टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो टाइगर की आज की डेट में मेजर थ्रेट है वो
वो ये है कि उनकी जो रहने का जगह है ना वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। उनके रहने की जगह को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है। कमर्शियल पोचिंग भी हो रही है क्योंकि उनके फर और जो उनके खाल वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे ट्रेड होते हैं। और साथ ही साथ जो है ना इसलिए यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन जो है ना वर्ल्ड वाइड में जो है आपको देखने को मिलेगा कम हो रहे हैं। जो कंट्री की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो भी मेलघाट टाइगर रिजर्व में, जिससे कि जो टाइगर की पोचिंग वगैरह होती है और दूसरे वाइल्ड एनिमल की जो पोचिंग होती है ना उससे इसको रोका जाए। उत्तराखंड की बात करें तो वो भी यहाँ पे दिखने को मिला है कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव जंप है यानी कि टाइगर नंबर्स में, और वो भी कहाँ तो कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व में। और यहाँ पे 45 मोर टाइगर्स आ चुके हैं 2015 से। राजाजी टाइगर रिजर्व में अगर हम लोग देखें तो 18 मोर यहाँ पे बिग कैट जो है वो 2014 में जो टाइगर सेंसस हुआ था उसमें रिकॉर्ड किया गया था। उत्तराखंड में देखें तो कंट्री की सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है कर्नाटक के बाद, अगर 2014 यहाँ पे टाइगर सेंसस देखें तो। ये थोड़ी सी पुरानी बताई जा रही है क्योंकि अभी हम लोग लेटेस्ट भी देखे 2000 के बाद जो है ना मध्य प्रदेश सेकंड नंबर की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक नेशनल अथॉरिटी भी है जो कि टाइगर को कंजर्व करती है, सो दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया है, और ये जो बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ये जो काम करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, जिसमें इनका बेसिक काम है कि टाइगर को कंजर्व करना है एज पर पावर और फंक्शन जो भी उनको इस एक्ट के थ्रू जो है दिया गया है। उसके बाद इंटरनेशनल और ग्लोबल टाइगर डे है। अगर हम लोग देखें तो 29 जुलाई हर एक साल जो है वो यहाँ पे डेडिकेट होती है कि वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाए और टाइगर कंजर्व के लिए सपोर्ट मांगे। ये जो है ये आपका क्रिएट किया गया था 13 कंट्रीज जब एक साथ 2009 में आई थी, और उन्होंने प्लेस करी थी कि वर्ल्ड की जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको 2022 तक डबल करना है, और द नेक्स्ट ईयर ऑफ द टाइगर जो है वो यहाँ पे एशियन ल्यूनर कैलेंडर में होगा। क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है ये देख लेते हैं। 2010 में गवर्नमेंट जो है 13 कंट्रीज़ की वो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको वाइल्ड टाइगर्स देखने को मिलती है, उन्होंने डिसाइड करी थी कि बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच जो है वो एनफ नहीं है। वो एक साथ आए और कमिट किए कि TX2 जो है यानी कि टाइगर की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो यहाँ पे डबल करना है, जो मोस्ट एम्बिशियस कंजर्वेशन गोल है। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर है जिसको कि 1973 में आपका लॉन्च किया गया था, और इसका एम है कि कंजर्व करनी है टाइगर को। तो ये भी ध्यान रखना है, ये इंडिया की तरफ से किया गया था टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसको हम लोग को जो है कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। गाइस थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि ये जो अभी मॉर्निंग में आपकी साइंस एंड टेक की लेसन आई है ये PT 365 की ही है, तो यही कंटिन्यू हो रही है। प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, अब इसी तरीके से फॉर्मेट में आपकी लेसन आएगी। और ये आपकी मार्च मंथ की है, यानी कि विजन आइज की जो मंथली मैगजीन चल रही है वो इस तरीके से आपकी फॉर्मेट में है, यानी कि आप लोग को लोगों में और कहीं भी विजन आइज की आपकी नाम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मैं कंटेंट उन्हीं की यूज़ कर रही हूँ। अब आइए थोड़ा सा मैप स्टडी भी कर ले टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो अभी हम लोग बात किए थे सरिस्का में, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व्स आप लोग देख सकते हो कि राजस्थान में है। इसके साथ साथ आपको दो और देखने को मिलेगा, रैंथमबोर टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, तो इसमें भी टाइगर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है मुकुंदरा हिल्स है, तो यहाँ पे भी आपको टाइगर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग उत्तराखंड की बात करे थे, तो उत्तराखंड में भी आप लोग देख सकते हो ये राजा जी है, उसके नीचे आपकी कॉर्बेट है, ओके जिम कॉर्बेट जिसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे MP में आप देख सकते हो कि बांधवगढ़ है, और साथ ही साथ यहाँ पे कान्हा भी है, और भी बहुत सारी पेंच है आपकी, सतपुरा है, तो ये सब भी देखिएगा। ये मध्य प्रदेश की आपकी बहुत सारी जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, ओके। तो धीरे धीरे आप लोग इस तरीके के मैप को देखते रहोगे ना तो आपको लोकेशन ज़रूर याद हो जाएगा। ये सह्याद्री है जो कि आपकी महाराष्ट्र में है, यहाँ पे पेरियार है, कलाकंद है जो कि आपकी यहाँ पे कलाकाड़ है जो कि आपकी यहाँ पे केरल में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे स्टडी करते रहना है। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट डे आ गई 24 डे। अब हम लोग देखेंगे ऑर्किड ऑफ इंडिया पिक्टोरियल गाइड है। तो यहाँ पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोग को एक अच्छा न्यूज़ देखने को मिलेगा, और काफ़ी न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि हमारे कंट्री में किस किस एरिया में ऑर्किड फ्लावर्स जो होती है, जो सबसे कॉस्टली होती है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल होती है, वो कहाँ कहाँ मिलती है। तो एक सर्वे किया गया है इस बार, वो भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ऑर्किड ऑफ इंडिया पिक्टोरियल गाइड ये किसके द्वारा पब्लिश करी गई है, तो ये है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस ऑफ ऑर्किड ऑफ इंडिया है, यानी कि पहली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे कंट्री में जितनी भी ऑर्किड है ना उसकी सेंसस यहाँ पे निकली है। तो हम लोग डिफरेंट सेंसस की बात करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस है, टाइगर सेंसस है, साथ ही साथ आप लोग को जो देखने को मिलेगा कि एलिफेंट सेंसस है, स्नो लेपर्ड की सेंसस होती है, साथ ही एग्रीकल्चर सेंसस भी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सेंसस होता है। अब उसमें से एक और सेंसस ऐड हो गई है जो कि है ऑर्किड सेंसस, ओके। तो अब हाईलाइट देखते हैं इस सर्वे का क्या है। ऑर्किड ऑफ इंडिया पिक्टोरियल गाइड है जो कि सारी डिटेल्स देती है जितनी भी स्पीसीज ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ। साथ ही ये अनवील किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इनकी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल नंबर
नंबर ऑफ जो ऑर्किड स्पीसीज़ है जो हमारी ही सिर्फ कंट्री में, तो वो यहाँ पे 388 देखने को मिलेगा। एंडेमिक कहने का मतलब है कि वो सिर्फ हमारे ही कंट्री में पाई जाती है, एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही पाई जाती है, उसको हम लोग एंडेमिक कहते हैं। 757, इट मीन्स कि 60% ऑफ ऑल ऑर्किड जो है वो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, और वो एफीफाइट है, यानी कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 447 जो है वो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि टेरेस्ट्रियल वाले एरिया में है, और 43 जो है वो यहाँ पे माइको हेट्रोट्रॉपिक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एपीफाइट कहने का मतलब है कि जो प्लांट की सरफेस है ना, उसमें भी इस तरीके के फ्लावर्स जो है वो आपकी ग्रो हो जाती है। टेरेस्ट्रियल तो आप लोग समझ ही रहे हो कि मिट्टी वगैरह में होती है। माइको हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि ये जो है आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कहीं पे ही आपको जो है इस तरीके की ऑर्किड प्लांट्स देखने को मिलेगी। जो हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न घाट है, ये हॉट स्पॉट है आपकी ऑर्किड के लिए। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीसीज़ है ये अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है, उसके बाद सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। वेस्टर्न घाट में भी यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन एंडेमिज्म यहाँ पे बहुत है, यानी कि ऐसी ही आपको एक अनोखी तरीके की ऑर्किड देखने को मिलेगी जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही मिलती है और कहीं भी नहीं मिलती है। अगर हम लोग बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया में देखें तो जो हिमालय जोन है ये रिचेस्ट है, यानी कि हिमालय जोन में सबसे ज़्यादा जो है ऑर्किड स्पीसीज़ है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न में है, वेस्टर्न घाट में, डेक्कन प्लेटू में और अंडमान एंड निकोबार में। तो देखिए कितने अच्छे से ये आपका जो है सजा के यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में भी पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि हिमालय सबसे पहले है, उसके बाद आपकी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, फिर आपकी वेस्टर्न घाट है, फिर यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, एंड देन यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। जो पब्लिकेशन है वो यहाँ पे पॉइंट आउट करिए कि केरल में 111 यहाँ पे इंडेमिक स्पीशीज़ है, वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 92 है, यानी कि ऐसी ऑर्किड की स्पीसीज़ है 111 जो कि सिर्फ केरल में ही पाई जाती है, और तमिलनाडु में सिर्फ 92 ऐसी स्पीसीज़ है जो कि सिर्फ 92 जो है आपकी तमिलनाडु में ही पाई जाती है। अब आते हैं बेसिक देखते हैं ऑर्किड्स के बारे में। तो ऑर्किड्स की एक यूनिक शेप होती है, ऑर्नामेंटेशंस होती है, एक आपका कॉम्प्लेक्स फ्लोरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि ये एक बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशंस है, यानी कि यहाँ पे जो इसका रिप्रोडक्शंस होता है वो एक क्रॉस पॉलिनेशंस जैसा एक मेथड है उसके थ्रू होती है। ये ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है, वो भी यहाँ पे 3 लाइफ फॉर्म है। एफीफाइट है, यानी कि प्लांट्स जो दूसरे प्लांट के ऊपर आपकी ग्रो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेरेस्ट्रियल है, यानी कि प्लांट जो लैंड और क्लाइंबर में, यानी कि इस तरीके से क्लाइंबर आप देखते हो उसमें ग्रो करते हैं। या फिर माइको हेट्रोट्रॉपिक है, यानी कि प्लांट जो कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है माइक्रोहेजियल फंजाई से ये आपका जो है वो डिराइव करती है, और ये अटैच्ड होती है किसी भी वैस्कुलर प्लांट के रूट से। तो ये 3 तरीके की आपको यहाँ पे ब्रॉडली देखने को मिलेगी। एपीफाइटिक अगर हम लोग ऑर्किड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है, 1800 मीटर तक ये आपको देखने को मिलेगा सी लेवल से। और ये जो है आपका अकरेंस कहाँ से, तो डिक्रीज़ होते जाती है जैसे जैसे हमारी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बढ़ते जाएगी, तो ये आपकी जो है एपीफाइटिक जो ऑर्किड है ये आपकी जो है कम होती जाएगी। टेरेस्ट्रियल ऑर्किड की बात करूँ तो ये डायरेक्टली सॉइल में ही ये आपकी उगती है, और लार्ज नंबर जो टेम्परेट और अल्पाइन रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर माइको हेट्रोट्रॉपिक ऑर्किड की बात करूँ तो ये मेनली एसोसिएटेड है आपकी फंजाई वगैरह में, जो कि टेम्परेट रीजन में पाई जाती है, और ये मेनली जो ग्रो होती है ना ये पैरासाइट के साथ ट्रॉपिकल रीजन में आपकी ग्रो होती है। जो इंटायर आपकी ऑर्किड फैमिली है इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है साइट्स की। साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, और इनकी जो ट्रेड है वाइल्ड ऑर्किड की ये पूरी तरीके से ग्लोबली बैंड है, ठीक है। तो अपेंडिक्स 2 याद रखना है। कुछ जो ऑर्किड्स है जैसे कि डेंड्रोबियम है, फेनोट्लोपिप्स है और ओकिडियम है, साइबीडियम है, ये क्वाइट पॉपुलर है फ्लोरिकल्चर ट्रेड में, और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में भी और बाहर वाले कंट्री में भी। तो ऑर्किड आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ये आपकी फेमस भी है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ये अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत, जो कि यहाँ पे जितनी भी टैक्सोनॉमिक है और जो फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ है वाइल्ड जंगली प्लांट रिसोर्सेज के बारे में, तो वो यहाँ पे करती है। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे सर्वे होनी चाहिए प्लांट्स के ऊपर, और एक एक्यूरेट डेटा यहाँ पे निकाल कर लाना, एक अच्छी खासी डिटेल होनी चाहिए कि ये सारे प्लांट की अकरेंस कहाँ से निकल कर आई, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, इकोलॉजी कैसी है, इकोनॉमिक यूटिलिटी कितनी है हमारे इकॉनमी में, हमारे कंट्री में। साथ ही ये इस्टेब्लिश की गई है 1890 में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्लांट रिसोर्सेज को हमारे कंट्री में जितनी भी है ना उसको अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लोर करना है। ये जो डेवलप करी है ये नेशनल डेटाबेस ऑफ इंडियन प्लांट को डेवलप करती है, जिसमें कि हर्बेरियम भी है और लाइव स्पेसिमेंस है, बोटानिकल पेंटिंग है और इसकी इलस्ट्रेशंस भी हैं। तो ये तो रही बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूरी तरीके से। अब साइट्स के बारे में भी देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट है, जिसमें कि गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, और इनका एम है कि जो इंटरनेशनल व्यापार होता है कोई भी जंगली जानवर या प्लांट के स्पेसिमेंस में, तो उसको यहाँ पे जो थ्रेटर नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए,
तो इनको यहाँ पे जो है प्रमोट करते हैं। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आपका मेनली इसके नाम पे ही लिखा गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड बस उसी स्पीसीज़ में होती है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशंस में थ्रेटेंड नहीं है। और अगर ऐसी कोई स्पीसीज़ है जिनकी की नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है तो उनके इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। इस एग्रीमेंट से जो स्टेट और जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे वॉलेंट्री है, यानी कि जिस भी स्टेट को यहाँ पे इंक्लूड होना है वो अपने मन से आ सकते हैं। और स्टेट को एग्री किया गया है कि वो इस कन्वेंशन से बाउंड है। इट मीन्स कि ये लीगली बाइंडिंग आपकी ऑपरेशन है। यहाँ पे जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है सारे कंट्रीज़ को फॉलो करनी होती है। लीगली बाइंडिंग है, यानी कि इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है कन्वेंशंस को, ये आपको जो है देखने को मिलेगा। और ये जो है आपकी जो नेशनल लॉज की जो जगह है वो नहीं लेती है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो साइट्स है इसकी अपनी खुद की रूल्स रेगुलेशन है। इसको अपने कंट्री में जो है हर एक कंट्री, जैसे इंडिया है तो इंडिया इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, लेकिन इसके अलावा भी अपनी जो नेशनल लॉज है ना वो यहाँ पे रहती है, उसको भी इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके रूल्स रेगुलेशंस को हमारी कंट्री में अगर रेगुलेट किया जाता है तो हमारी कंट्री की जो नेशनल लॉ है इस तरीके के प्लांट्स को लेकर तो वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वो भी साइड बाय साइड चलती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। किस तरीके से साइट्स काम करती है ये देख लेते हैं। ये जो काम करती है ना ये इंटरनेशनल ट्रेड को दिमाग में रख के करती है। कोई भी ऐसे सेलेक्टेड स्पीसीज़ जो कि जिस पे कि एक सर्टेन कंट्रोल होना चाहिए, सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट जो होती है या फिर यहाँ पे सी ऑफ स्पीसीज़ के द्वारा जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है तो वो सारे इस कन्वेंशन के द्वारा कवर्ड की जाती है और उनको ऑथराइज़ किया जाता है एक लाइसेंसिंग सिस्टम के द्वारा। हर एक पार्टी जो कन्वेंशन में है ना उनको डेजिग्नेट करना पड़ता है एक या एक से ज़्यादा मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो कि यहाँ पे जो है इस लाइसेंसिंग सिस्टम से जुड़े, और वन से ज़्यादा यहाँ पे जो साइंटिफिक अथॉरिटीज़ है उनको यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि जो भी ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे उसके इफेक्ट को देखे, किसी भी स्पीसीज़ के स्टेटस को वो इफेक्ट ना करे, इस तरीके का ट्रेड यहाँ पे करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो यूपीएससी की वन ऑफ द फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए एक और देख लेते हैं जो कि है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मे भी क्वेश्चंस इसके बैकग्राउंड में जाकर या फिर इससे जो है डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए इसको बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए कि ये न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसको यहाँ पे जोड़कर आपको डाइल्यूट करके या फिर जोड़कर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई है। ये जो कमेटी आपकी बनाई गई है ये एग्जामिन करेगी कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसकी क्या कॉस्ट एलिगेशन है, और जो काम किया जा रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इंस्ट्रक्शन पे काम किया जाएगा। यहाँ पे रिवाइज्ड कॉस्ट कमेटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि बनाया गया है कि जो पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट को यहाँ पे देखा जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के चेयरमैनशिप पे ये काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कही है कि वो जल्दी से जल्दी जो है 5000 करोड़ की जो यहाँ पे ऑडिट है उसको सेंड करें, और वो जो कि ये 2014 में वो उन्होंने खर्च करी थी तो उसकी ऑडिट यहाँ पे सेंड करनी है। और अभी भी यहाँ पे 3000 करोड़ को जो आगे आपका सेंड किया जाएगा, अभी तक इस पे खर्च किया गया है तो उसके बारे में ऑडिट को वो यहाँ पे बताए, यानी कि इतना ह्यूज खर्चा यहाँ पे हुआ है तो उसके बारे में जो है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट से, आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट से जो है यहाँ पे ऑडिट मांग रही है कि उनको ऑडिट कराना है और वो सेंड करें। अब देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि इस तरीके का जो आपका प्रोजेक्ट बनता है ना उससे आपके जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो होती है इससे जो लोग होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, उनके कंपनसेशन का क्या बातें की जा रही है। कंपनसेशन पैकेज है यानी कि यहाँ पे तो वो यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि राहत आपका जो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि 6,36,000 जो है वो यहाँ पे फिक्स किया गया था, और वो भी पर अफेक्टेड फैमिली से, यानी कि जितनी फैमिली यहाँ पे अफेक्ट होगी और जिनके कैटल यहाँ पे अफेक्ट होंगे तो उनको इस तरीके का जो है मुआवजा दिया जाएगा। और फिर दूसरी बार जो है वो यहाँ पे 25,000 का भी वो पैकेज यहाँ पे डिसाइड किए थे, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो कि पेंडिंग में है। यहाँ पे रिहैबिलेशन यानी कि उनको सही तरीके से उस जगह से हटाकर दूसरी जगह सेटलमेंट भी किया गया है जो भी यहाँ पे लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट से अफेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ ये इंश्योर कराया गया है, और कमेटी भी जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई है और इनको कलेक्टर के द्वारा आपका जो है हेड किया गया कि जितने भी लोगों को परेशानी है वो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करें। एक कमेटी है जिनको सेटअप किया गया था सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा कि यहाँ पे जो जितने भी ट्राइबल पीपल है, क्योंकि जंगल में मेनली ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उनके जो लोग उनकी जो प्रॉब्लम है उनको भी वो यहाँ पे एड्रेस करें।
अब फंडिंग इशू देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग इशू क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट को सबमिट करी थी, वो भी कितना, तो 57,000 करोड़ का 2017-18 में। और ये प्राइस लेवल जो है ये सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा 2018 में दिखाया गया था। जो एडवाइजरी कमेटी है इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की, और ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के तहत। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो 141 मीटिंग में, जो कि फरवरी 2019 में हुई थी, उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट करी थी कि ये जो आपका रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेशन है इस तरीके के प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे कितना है, तो 55,000 है, जो कि इस तरीके के प्राइस लेवल का है बताया जा रहा है। और जो कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इरिगेशन कंपोनेंट जो है वो मात्र 50,000 करोड़ का है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो देखा गया इस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वो यहाँ पे पता करी है कि यहाँ पे 55,000 ही करोड़ है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे प्राइस लेवल, जो कि यहाँ पे कॉस्ट आपका इरिगेशन कंपोनेंट का कितना है, तो 50,000 करोड़ तक का ही है। जो अप्रूव किया गया है आपका रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट, वो घटा दिया गया है। ऑन अकाउंट ऑफ किस लिए घटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टेट गवर्नमेंट कितना मांग रहे थे, इतना मांग रहे थे, और यहाँ पे आपका जो दिया जा रहा है वो 50,000 दिया जा रहा है। तो ये जो कॉस्ट घटा दिया गया है ना, ये कुछ सर्टेन यहाँ पे लैंड की कॉस्ट को लेकर है, जो कि सबमर्ज कर लिया गया है। लैंड जिसमें कि कंपनसेशन यहाँ पे पेबल है, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क है, जो कि एज पर द शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से अभी रेलिवेंट भी है। तो बहुत सारी यहाँ पे आपको कारण देखने को मिलेगा जिसके कारण कॉस्ट को घटा दिया गया है। तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट आपकी कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपकी वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे है, और यहाँ पे इंटरलिंक सेवरल रिवर के साथ हो रही है। इसको जो अकॉर्ड किया गया है नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया गया है इसको दर्जा सेंटर के द्वारा, इसलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा हो रही है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपका रीलोकेट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 50,000 फैमिली को जो है वो कम्मान में और ईस्ट गोदावरी में, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जो है रीलोकेट किया गया, और 2,000 फैमिलीज जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी रीलोकेट की गई है। इसका एम क्या है, इतने बड़े पैमाने पे ये प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है? पर्पस यही है कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी कि एक काम इससे नहीं होगा, सिर्फ सिंचाई का ही काम नहीं होगा, इससे जो है आपका बहुत सारा काम होगा। इससे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो विशाखापट्टनम में अवेलेबल होगा, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। यहाँ पे हाइड्रो पावर है, जो कि यहाँ पे ईस्ट गोदावरी वाले रीजन में विशाखापट्टनम, कृष्णा और वेस्ट गोदावरी वाली डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपको इंश्योर कराया जाएगा। साथ ही जो चैलेंजेस है फ्लडिंग का, ड्रॉट का, ये सारी चीज़ों को भी एड्रेस किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे मेन एम यही है कि यहाँ पे रायसीला जो रीजन है ना, यानी कि जहाँ पे आपका अनंतपुर है, चित्तौड़ है, कद्दाप है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट में से ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल पाएगा। तो इस रीजन में आप देख सकते हो ये बे ऑफ बंगाल है, ये आपकी आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक और देख लीजिए, यहाँ पे आपकी जो है ये देखिए गोदावरी है, गोदावरी में आपका जो है ये पोलावरम डैम जो है यहाँ पे है, और इसी प्रोजेक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके साथ देखते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट में इशू क्या है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले इशू है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इस प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे बता रही है कि 276 विलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अप्रेजल रिपोर्ट जो कि यहाँ पे 1985 की है थी, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट लगा रही है कि यहाँ पे 1,50,000 जो 697 पीपल्स है उनको डिस्प्लेस किया गया है 226 विलेजेस में। और जितने भी लोग यहाँ पे डिस्प्लेस पॉपुलेशन है, ट्रैवल इसमें 50% है, यानी कि जो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं वो 50% है, और इनके पास जो है इनएडिक्वेट रीसेटलमेंट है, रिहैबिलिटेशन मेजर्स लिया जा रहा है। यानी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको उस जगह से उठाकर दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन अभी तक अच्छे तरीके से नहीं किया गया। बहुत सारी इंप्लीकेशंस भी देखने को मिल रहा है सोशियो इकोनॉमिक लाइफ का, जितने भी लोग को यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया। यानी कि ऑब्वियस है, आप जहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, मान लीजिए कि 10 साल से भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपने जो है बहुत अच्छे से सेटलमेंट कर रखी है, आपका वहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, पर्सनल एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें चलती है। अब आपको अचानक से सारी चीज़ें उठा कर आपको दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो कुछ चीज़ों में सेटलमेंट करने में तो आपको दिक्कत होगा ही ना, तो वही सारी सेटलमेंट यहाँ पे दिक्कत हो रही है। साथ ही यहाँ पे इस रीजन में जो है ना आपका इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ जो है, एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और बहुत ज़्यादा सबमर्ज कर ली है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है, और काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजी को डिस्टर्ब हुआ है। टू कॉस्टली है, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। लो कॉस्ट अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पे फ्लड और ड्रॉट प्रिवेंशन का वो एक्सप्लोर करना चाहिए था। इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लगातार यहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है या फिर कुछ रीजन में सूखा पड़ जाता है, तो उसको भी यहाँ पे हेल्प किया जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा जो है कुछ लो कॉस्ट अल्टरनेटिव भी यहाँ पे ढूंढना चाहिए था। तो ये सारी बातें की जा रही है, इशू यही चीज़ है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग आंध्र प्रदेश वाले रीजन से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पूछा भी जा सकता है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस जो
जो है आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो फिर भी ध्यान रखिएगा, ये मेन है क्योंकि ये आपका नेशनल प्रोजेक्ट, इसको दर्जा दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये अब हम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जितने भी लोग यहाँ पे नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम देते हैं। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग हीट वेव्स के साथ। और अगर आप लोग को आज की लेसन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग जरूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, तो वहाँ से जाकर जो है आप लोग आराम से देख सकते हो। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।